वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण पर्सन को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 25 महत्वपूर्ण पर्सन है ये वन लाइनर के रूप में है, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद पुराणों में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए जो स्कंद पुराण है उसमें गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। गढ़वाल कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड का एक क्षेत्र है, ठीक है गढ़वाल। और वहां पे जो उत्तराखंड में दो क्षेत्र है, गढ़वाल है, कुमाऊं है, ठीक है। तो अभी यहां गढ़वाल की बात करिए तो गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है वो केदार खंड के नाम से इस पुराण में बताया गया है, ठीक है। किसके नाम से बताया गया है? केदार खंड के नाम से जो है बताया गया है। हिंदू ग्रंथों में भी ये जो है यही नाम मिलता है। साथ में बात कुमाऊं की करें क्योंकि एक क्षेत्र वहां पे कुमाऊं भी है। कुमाऊं को जो है मानस खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानस खंड कहा जाता है। और ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा दोनों को, गढ़वाल को केदार खंड और जो कुमाऊं है उसको क्या कहा जाता है? मानस खंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति की गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बताइए जो पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति थी उसका गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वो किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये जो है त्रिस्तरीय जो समिति का गठन किया गया था। देखिए बलवंत राय ही रॉय क्यों इसको नाम दिया गया? क्योंकि 1957 में बलवंत रॉय जो थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। कब बनाए गए थे? 1957 में इसका गठन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। समिति का गठन किया गया था जिसमें सिफारिश करी गई थी किसकी? पंचायती राज, जिसको सिफारिश पंचायती राज की करी गई थी त्रिस्तरीय पंचायती की, ठीक है। और राजस्थान जो है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कभी नेक्स्ट वीडियो में या कभी वीडियोस में मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा जिसमें पंचायती राज त्रिस्तरीय है क्या उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। तो पंचायती राज जो है ये काफी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि बलवंत राय मेहता तो ठीक है समिति, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड हो गया तो इसमें इतना नहीं आता, लेकिन इसको चेंज करके बोला जाता है कि बताइए कब लागू करा गया था? 1957 में समिति का गठन किया गया था। अच्छा सबसे पहला राज्य कौन सा था जहां पे इस पंचायती राज को जो है लागू कर दिया गया था? तो राजस्थान जो था पहला राज्य था जहां पर इसको लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए सीसा जो संचायक बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किस अम्ल का किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये बैटरी होती है, सीसा संचायक बैटरी जो होती है, ये वोल्टेज का जो है मान इलेक्ट्रोड के आकार पर कार्य नहीं करती है, ठीक है, निर्भर नहीं होती है। मतलब जो वोल्टेज होता है ना, ज्यादातर जो बैटरी होते हैं वो वोल्टेज के इलेक्ट्रोड के आकार पर जो है कार्य करती है या निर्भर होती है। लेकिन ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल के विलय जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पर निर्भर रहती है हमेशा, ठीक है, निर्भर ही है, उसी पर ही जो है ये कार्य करती है। अब क्वेश्चन यहां से भी निकल कर आता है कि बताइए जो सीसा संचायक बैटरी है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग उसमें होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो देखिए ध्यान से, इसका रासायनिक सूत्र है H2, क्या है? H2SO4। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है क्योंकि मेरे को जो है हाथ से लिखना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। जो इसका जो सूत्र है वो क्या है? H2SO4 जो है इसका सूत्र है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये संरचना जो है ये संरचना गुणों की उपयोग बनाने की विधि होती है, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक माना जाता है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल ये सभी रसायनों में से जो है एक माना जाता है। तो याद रखिएगा सीसा संचायक बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है यूज करा जाता है और इसका जो सूत्र है वो H2SO4 है और सूत्र ही इसका पूछा जाता है ज्यादातर एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बताइए अभिनव भारत जो था इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वीर सावरकर जी के द्वारा। किसके द्वारा? वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। देखिए अभिनव भारत समिति भी बोला जाता है, अभिनव, या इसको यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे बनकर, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अभिनव भारत भी बोल सकता है या यंग इंडिया सोसाइटी भी बोल सकता है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए इसकी जो स्थापना वो मैंने आंसर में देखिए वीर सावरकर जी दिया हुआ है, ठीक है। और कब करी गई थी? 1904 में।
कब हुई थी? 1904 में की थी। देखिए, एक थे वीर सावरकर जी, दूसरे इनके भाई थे गणेशी दामोदर सावरकर। कौन थे? गणेशी दामोदर सावरकर, ठीक है। और इनका जो पूरा नाम था वो नारायण दामोदर सावरकर था, और इन्हीं के द्वारा जो है ये जो था एक गुप्त समाज था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वीर सावरकर जी ने एक गुप्त जो है समाज की जो है आयोजन किया था, उस समाज का नाम क्या था? तो अभिनव भारत या फिर यंग इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन में कुछ भी दिया हो सकता है। इमेज में देखिए आप, ये थे वीर सावरकर जी यानी कि नारायण दामोदर सावरकर जी, ये थे, ठीक है। और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे। और ये जो है ये अंडमान निकोबार की जेल में इनको भेजा गया था, और ये वहां से वापस भी आए थे जब स्वतंत्र हुआ तब ये वापस आए थे, ठीक है। अंडमान निकोबार की जेल में भी इनको भेजा गया था। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार यानी कि काला पानी की सजा, ठीक है। तो वीर सावरकर जी आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाला बल कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाला बल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो ये जो होता है वो प्रत्यानयन बल होता है। कौन सा होता है? प्रत्यानयन जो बल होता है वो होता है, ठीक है। अब इमेज में समझिए, ये देखिए स्प्रिंग पे लगने वाला बल। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो क्या होता है। देखिए, मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जब पिंड अथवा वस्तु को दबाया जाता है, मान लीजिए किसी भी चीज को जब आप दबाते हैं या उसको खींचते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। लेकिन जब हम उस चीज पर बल को या जिस भी चीज को हम खींच रहे थे या उसको दबा रहे थे, जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो अपनी अवस्था में दोबारा उसी अवस्था में आ जाती है। तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब आप पूरी इमेज से समझिए। देखिए, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। जब इस पर बल लगाया जाता है तो यानी कि क्या होता है, हम किसी मनुष्य के द्वारा किसी चीज के द्वारा बल लगाया जाता है। जब इस पर बल लगेगा तो ये स्प्रिंग जो है, देखिए यहां पे समझिए, ये पहले यहां पर एक नॉर्मल पोजीशन पर रखा गया, ठीक है। ये नॉर्मल पोजीशन पर रखे। देखिए, आप अभी ये वी पर और ये पी वी पे मत जाइएगा, मैं आपको कभी इसको ध्यान से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी जो है ये एकदम नॉर्मल पोजीशन पे रखा गया, क्लियर है। अब क्या हुआ, इस पे बल लगाया गया, यहां से मान लीजिए इस पे बल लगाया गया। अब जब बल लगाया गया तो इसका जो इसका आकार था वो दबने लगे, यानी कि वो छोटा होने लग गया। लेकिन जब वो बल को छोड़ा गया, जब उस बल को हटाया गया तो क्या हुआ, इसने अपना आकार वापस उसी रूप में ले लिया। तो यही जो होता है प्रत्यानयन बल होता है, ठीक है। और जो कि काम किस में करता है, ये स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाला बल जो होता है वही प्रत्यानयन बल कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और वो क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि जब भी किसी वस्तु पर या किसी भी चीज पर आप जब उसको खींचते हैं या उस पर दबाव डालते हैं तो वो वस्तु जो होती है उस समय अपने आकार को छोटा कर लेती है या उस समय आकार को चेंज कर लेती है। लेकिन जब आप वो बल हटाते हैं तो वो वस्तु अपने वापस उसी आकार पर आ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो बताइए, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो ये है अनसुई अंसारी। कौन है? अनसुई अंसारी जो है ये विश्व की पहली प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक महिला है। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है अनसुई अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सी नहर है जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है? बताइए, कौन सी नहर है जो भूमध्य एवं लाल सागर को जोड़ती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार देखा गया है। कौन सी नहर है? तो ये जो है वो स्वेज नहर है जो कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। ये जो नहर का निर्माण है ये कब हुआ था? एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका जो निर्माण है वो 1869 में हुआ था, ठीक है। 1869 में इसका निर्माण हुआ था। और इस नहर से जो है एशिया और यूरोप की जो दूरी है वो काफी हफ्ते कम हो जाती है, ठीक है। कितना? काफी हफ्तों तक कम हो जाती है। अगर मान लीजिए 2 वीक लगते हो तो 1 ही वीक लग सकते हैं, 1 ही वीक लगते हैं इस नहर के द्वारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो आंतरिक भाग है वो फोटोस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। सूर्य का जो आंतरिक भाग है वो क्या कहलाता है? फोटोस्फेयर कहलाता है, क्लियर है। अब इमेज में देखिए आप, ये है देखिए सूरज, आप ध्यान से समझिएगा। अब कौन सा भाग की हम बात करें? हम बात करें फोटोस्फेयर की। ये रहा फोटोस्फेयर, ये जो इधर का आप देख रहे हैं ये है फोटोस्फेयर, ठीक है। अब देखिए जो नीचे का भाग होता है, यानी कि जो नीचे का भाग होता है उसे कोरोना कहा जाता है। ये वो कोरोना नहीं है जो चल रहा है, ठीक है। ये कोरोना है जो कि सूर्य के निचले भाग में पाया जाता है और बहुत ही गर्म होता है ये भी, ठीक है। वहीं बाकी हम इसकी बात करें तो ये देखिए ज्वाला है, ये जो कि सूर्य में निकलती रहती है, क्लियर है। जो कि सूर्य से बाहर निकलती रहती है वो ज्वाला है। और ये कॉमेस्फेयर होता है,
ये जो आप धब्बे देखते हैं ना सूरज के अंदर, वो कॉमेस्फेयर होता है। और ये जो इसमें काले कलर के धागे दिखाई देते हैं वो सौर कलंक होता है। क्या होता है? सौर कलंक, यानी कि सन स्पॉट्स इसको कहा जाता है। बाकी ये आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये सौर ऊर्जा जो है उभार रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी जो गर्मी है, जो उसकी आग है, वो बाहर को आती है। और प्रभाव मंडल विवार ये देख सकते हैं आप, ठीक है, कोरोनल होल जो इसको बोला जाता है। और ये नीचे वाला हिस्सा मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या होता है? कोरोना, यानी कि प्रभाव मंडल होता है। बाकी आप ये देख सकते हैं आंतरिक संरक्षण केंद्र, ठीक है, ये बिल्कुल जो नीला कलर का देख रहे हैं, यहाँ तक तो पहुंचना ही बहुत ही बेकार, मतलब यहाँ तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल जैसी बात ही नहीं है। विकर्ण क्षेत्र, विस्वहन क्षेत्र, ठीक है, संवहन क्षेत्र, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। वही सतह के नीचे का प्रभाव, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो फोटोस्फेयर यानी कि इसकी कर रहे हैं, जो कि ये कहाँ पाया जाता है? सौर कलंक के ठीक उसमें ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो बताइए विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो एंडीज है। कौन सी है? एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और देखिए जो ये एंडीज है ना, ये कहां पर है? ये दक्षिण और अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहां पर है? दक्षिण और पश्चिमी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इमेज में देखिए तब समझ आता है। ये है देखिए एंडीज पर्वतमाला, जो कि क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए ये जो है ये क्या है? एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये मैंने अभी आपको बताया। इस पूछा जाता है कि ये पर्वतमाला कितने किलोमीटर तक इसमें चलती है, मतलब कितना किलोमीटर है? तो ये जो है 7,000 किलोमीटर और लगभग 2,000 किलोमीटर औसतन जो है इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो 7,000 किलोमीटर आप इसको लंबा मानिए, ठीक है, लंबाई इसकी है जो 7,000 किलोमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? वो इसकी 200 किलोमीटर तक है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इमेज में आपको मैंने दिखाई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बताइए कौन सा है सबसे छोटा देश? तो मालदीव जो है ये सबसे छोटा देश है। आंसर मालदीव है इसका, आंसर मालदीव बिल्कुल सही, आंसर मालदीव याद रखिएगा, ठीक है। एशिया की दृष्टि में जो है सबसे छोटा जो क्षेत्र है, सबसे छोटा जो देश है, माफ कीजिएगा, वो मालदीव है। मालदीव की बात करें, देखिए यह देश जो है लगभग 298 कितना 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो है एरिया के आधार पर अगर बात करें तो विश्व का 206 कौन सा 206 नंबर पर जो है सबसे छोटा देश है। क्लियर है? 206 नंबर पे कुछ भी पूछा जाता है कितना किलोमीटर है, 298 किलोमीटर बता दिया मैंने आपको। और कौन से नंबर के आधार पर पूछा जाएगा कि भैया एरिया के हिसाब से बताइए कौन सा जो है विश्व का 206 नंबर पर जो सबसे छोटा देश है, तो कौन सा है? मालदीव है। और याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कौन से संशोधन द्वारा की गई थी? तो बताइए कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा भारत में जो है मतदान की जो आयु थी वो पहले 21 साल रखी गई थी, उस 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो कौन सा संशोधन था? तो ये जो संशोधन था वो था 61वां संशोधन। कौन सा था? 61वां संशोधन था, जिसमें जो है मतदान की जो आयु है उसे 21 साल से घटाकर जो है कितना कर दिया गया? उसे 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है एक तो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो बताइए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है बोडो, मैथिली और डोगारी और डोगरी जो है और यहाँ पे संथाली भाषा, ये कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये 92वां जो संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। अमेंडमेंट जो हुआ था 92वां अमेंडमेंट जो होता है 92 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। देखिए सन 1992 में अब पूछा जाता है कि कौन से सन में था, तो ध्यान से समझिए, पूरा समझिए। सन 1992 में 71वां संविधान संशोधन भी हुआ था, जिसमें और भी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के तहत। वो कौन सी थी? कोकिण, नेपाली तथा मणिपुर भाषा, ये सन 1992 में जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। उसके बाद जो ये 92वां हुआ, ठीक है, ये जो 92वां संशोधन हुआ 92 वाला, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 के अंदर, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता दिया संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी और इन भाषाओं को जो है इसमें जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से आ सकता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में है कि भैया मानव गुर्दा जो होता है यानी कि किडनी जो होती है उसमें जो पथरी बनती है वो किससे बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? ये कैल्शियम ओकोजेलेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम ओकोजेलेट से बनी हुई होती है, ठीक है। क्लियर है? किससे बनी होती है? कैल्शियम ओकोजेलेट से जो है ये बनी हुई होती है, ठीक। क्लियर है? मानव गुर्दे में पथरी। अब ध्यान से समझिए, देखिए
सबसे आम पथरी कैल्शियम पथरी होती है, जो कि हमेशा जो है ज्यादातर जो है मनुष्य में यही पाई जाती है। पुरुष महिलाओं की तुलना में जो है ये 2 से 3 ज्यादा होती है, मतलब 2 से 3 गुना जो है ज्यादा होती है, यानी कि पुरुष में जो है पथरी की जो शिकायत है वो ज्यादा मात्रा में, सॉरी महिलाओं में जो है, पुरुष में महिलाओं की तुलना में जो है, माफ कीजिएगा, पुरुष में जो है ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए सामान्यतः 20 से 30 आयु वर्ग के जो पुरुष होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इसमें। जो 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं, है ना, पुरुष जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। क्लियर है? ये जो है ओकोजेलेट जो होता है ना, ये फास्फेट या कार्बोनेट से मिलकर पथरी का निर्माण करता है। क्लियर है? किसका? पथरी का निर्माण जो है ये करता है। इमेज में देखिए, अब आप देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो है, बहुत से लोग को लगता है कि जो पथरी होती है ना, वो खाने में कंकड़ आ जाने की वजह से या खाने में कुछ मिट्टी आ जाने की वजह से जो है ये जमा हो जाता है, तो इसी के कारण बन जाता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ये जो है हमारा गुर्दा है, ठीक है, यानी कि हमारी किडनी है। अब क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना 100% हमारे शरीर में लगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें से बहुत कम जो खाना होता है वही हमारे प्रोटीन बनकर जो है हमारे शरीर में लगता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो बाकी खाना होता है, या तो वो मल बनकर बाहर निकलता है या वो मूत्र बनकर बाहर निकलता है। क्लियर है? यानी कि या तो वो मल बन जाता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है किडनी के द्वारा, या वो मूत्र बनकर बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि खाना वेस्ट, मतलब जो कि खाने में कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है और शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो वही खाना जो है मल बनता है और वही खाना मूत्र बन जाता है। अब होता क्या है, काफी बार ये चीज नहीं हो पाती, यानी कि ये क्रिया नहीं होती है। खाना जो है, वो जो वेस्टेज खाना होता है, वो मल ना तो वो मल बन पा रहा है, ना वो मूत्र बनता है। तो क्या होता है, उसी से किडनी का निर्माण हो जाता है, सॉरी, जो पथरी होती है उसका निर्माण होने लग जाता है, यानी कि किडनी में जो है स्टोन बन जाता है। ठीक है, और जब भी आपने सुना होगा कि क्यों बोला जाता है कि पानी अधिक मात्रा में पीजिए, जिसको गुर्दे की जो है पथरी की शिकायत हो जाती है किडनी में, उसको यही एडवाइस दी जाती है कि आप पानी पीजिए। क्योंकि देखिए ना, इमेज में देखिए, ये यहाँ पर पथरी है और ये यही इसी एरिया में बनती है। ठीक है, अगर मनुष्य यानी कि अगर इंसान ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, पानी जो है इसको बाहर निकालने में सहायता करता है, और ये सहायता के द्वारा किसके द्वारा आएगी, ये हमारे मूत्र के द्वारा जो है बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो बनती है वो किससे बनती है, वो कैल्शियम ओकोजेलेट से बनती है। क्लियर है? समझ आ गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? बताइए, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही परमाणु के 3 मौलिक कण जो है क्या कहते हैं, कण है। ठीक है, और सन 1900 तक वैज्ञानिकों द्वारा ये खोज कर लिया गया था इसका। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो परमाणु होता है वो ऋणात्मक और धनात्मक, वो आपको पता ही होगा, ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, जो रजत क्रांति हुई थी वो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। और कब हुई थी? 1991 में हुई थी। 1991 से लेकर 2003 तक ये क्रांति चली थी, जिसमें मुर्गी पालन को बढ़ावा देने को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था? बताइए, किस संविधान द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वो 101वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उसके द्वारा जो है संविधान संशोधन में जीएसटी को लागू कर दिया गया था, और इसको जो है 122वें संविधान संशोधन विधायिका, और इसी को जो है 101वां संविधान संशोधन बना दिया गया था। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक बताइए। तो ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल शीशा बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बताइए, जो लाल शीशा होता है उसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने सुना भी होगा, क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। तो इसको क्या कहते हैं? सिंदूर कहा जाता है। ठीक है, लाल शीशा जो है बोलचाल की भाषा में सिंदूर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो बताइए, राज्य में जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1952 में। ठीक है, और इसमें जो अधिनियम था वो 1948 यूज करा गया था। एक्ट, यानी कि जो एक्ट यूज करा गया था वो 1948 किया गया था। ये पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था? 1948 के एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में इसको लागू कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए, जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 30 होती है। अब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम देखे जाते हैं। प्राक्कलन समिति, ठीक है, आपसे पूछ लेगा प्राक्कलन समिति जो है भाई कितने सदस्य होते हैं। मान लीजिए आपकी आ गया आपके एग्जाम में, तो आप बोल देंगे 30 सदस्य होते हैं। लेकिन बहुत सा क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, बताइए, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है या किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको जुड़वा बहन के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके? जुड़वा बहन के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट जो है, यानी कि सबसे बेहतरीन जो समिति है वो कौन सी है? वो है लोक लेखा समिति। कौन सी है? लोक लेखा समिति जो है वो सबसे तगड़ी समिति है। क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है ये तो 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस समय, जॉन मथाई, उनके द्वारा सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, और जिनका चुनाव लोकसभा सदस्य के एकल संक्रमण मल के द्वारा ही इसमें चुनाव होता है। क्लियर है? और इसका जो काम होता है वो यही होता है कि संसद के वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए यह समिति को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? संसद के वित्तीय कार्यों में जो है सहायता करने के लिए। लेकिन जो सेकंड वाली समिति है ना, लोक लेखा समिति, जिसको पीएसी कहा जाता है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, ये समझ लीजिए, अगर इसका जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी ऑफिस में चला गया तो ये समझ लीजिए कि बस अगर वहाँ कुछ भी गलत हो रहा होगा तो वहाँ पूरा वो ऑफिस ही बंद करवा दिया जाता है। तो एक तरीके से बहुत ही तगड़ी जॉब होती है वो अध्यक्ष की। ठीक है, पीएसी जो होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं। इसमें कितने होते हैं? जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? उसमें 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। और 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो तो बहुत ही, मतलब पीएसी जो हैं वो जो होते हैं वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बस अगर वो किसी भी ऑफिस दफ्तर में चले गए ना, गवर्नमेंट दफ्तरों में, तो बस ये समझ लीजिए अगर वहाँ कुछ भी गलत हुआ होगा तो फिर बस वो दफ्तर ही, फिर वहाँ पे जो काम होगा, जो अध्यक्ष होगा, उसकी वाट लग जाती है अच्छी खासी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए जो है निर्वाचित किए जाते हैं, जो कि 22 सदस्य जो होते हैं उसमें से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा के, वो 1 राज्य के लिए जो है निर्वाचित किए जाते हैं। अच्छा, इस समय पीएसी कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोक लेखा समिति के जो प्रथम अध्यक्ष का अगर नाम है वो है मीना मसानी। कौन थे? मीनू मसानी, माफ कीजिएगा, मीनू मसानी थे। तो याद रखिएगा इसके बारे में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? बताइए। तो आराम हराम का नारा आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है? बताइए, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो ये जो पहुंचती है वो पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा। रेडियंस जो मेथड होता है उसके द्वारा पहुंचती है विकिरण विधि। ठीक है, होता क्या है? होता देखिए कुछ नहीं है, पृथ्वी के संपर्क में आई जो वायु होती है ना, वो गर्म होकर धाराओं को अवशोषित कर लिया जाता है। उससे क्या होता है? पृथ्वी से संपर्क में आई हुई वायु को जो होता है वो गर्म होकर धाराओं को अवशोषित कर लिया जाता है। इसी प्रकार वायुमंडल रूप में जो होता है लंबवत उठती है, यानी कि गर्म हवाएं उठती है। ठीक है, वो वायुमंडल ताप को संचरण पृथ्वी विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म जो हवा होती है वो प्रदान करती है, इसलिए जो पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो याद रखिएगा विकिरण विधि। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, जो पोस्ट होता है इसका पूर्ण रूप ही क्या होता है? यानी कि पोस्ट, इसको फुल फॉर्म जो होती है वो ये होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? तो बताइए, जो 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ था ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था वो हरिद्वार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? बताइए, अगर ध्वनि के विरुद्ध आप कार्य करते हैं तो वो कार्य क्या होगा? तो वो कार्य हमेशा शून्य होगा। जैसी बात है, अगर ध्वनि के विरुद्ध आप कार्य करेंगे तो वो कार्य आपका शून्य कहलाता है। तो ये थे आज के 22 जो है 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हैं प्लीज कमेंट में बताया जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ में आपको 25 मैथमेटिक्स क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाती है। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद शेयर कीजिएगा। आप इसको जो है अपने फैमिली में, ग्रुप, फ्रेंड्स में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसमें ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका स्कोर कितना हुआ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। ठीक है, आप स्कोर बताते हैं, अच्छा लगता है कि आप स्कोर बता रहे हैं। तो जो भी आपका स्कोर हो कमेंट में बताएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।